हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इस एक्सरसाइज के अंदर 3 और क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। आज हम वो करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं उन तमाम बच्चों को जो मेरे इस लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं उन सबको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इस लेक्चर को देखने से पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 5 के नाम से एक फ़ोल्डर है। आप उस फोल्डर को ओपन करें और प्रीवियस 2 लेक्चर्स आप देख लें इस एक्सरसाइज 5.1 के। तो इंशाल्लाह फिर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और आपको जो है फिर बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा एक्सरसाइज 5.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्या है जनाब? लेट ए इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। ए एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं। एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। और इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइन इस तरह किया गया है कि ए स्टेरिक बी इज इक्वल्स टू ए, यानी कि जब आप ए और बी का जो है वो बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो आंसर ए आएगा। और आगे लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी कंटेन इन ए, यानी कि ए बी जो एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट हैं। कंस्ट्रक्ट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर स्टेरिक इन ए। इंतहाई आसान सवाल है। हमने तो इससे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो हाई लेवल के क्वेश्चंस किए। डिफ़िकल्ट का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 11। सेट ए हमें दिया हुआ है 0, 1, 2 एंड 3। और जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये है जनाब कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर है किसके? ए के। तो कहता है कि क्या करना है आपको, इसका कंस्ट्रक्ट करें मल्टीप्लिकेशन टेबल। बहुत ही आसान है। मल्टीप्लिकेशन टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था। सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, जिसको आप एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप लिखते हैं एलिमेंट ए के 0, 1, 2, 3 और वही एलिमेंट आप यहाँ भी लिख दें, थोड़ा गैप दे देंगे 0, 1, 2, 3। अब आप क्या करें, हर एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 0 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 1 से करेंगे 0 आ जाएगा, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है। क्या हो गई है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं इसको मिटा दूँ। एक छोटी सी सेटिंग जो है वो मैं बताना भूल गया। देखें यहाँ लिखा हुआ है ए क्रॉस बी बराबर है ए। तो ये जो हमारे पास 0, 1, 2, 3 है, यानी कि आप पहले एलिमेंट को जब दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो पहला एलिमेंट आएगा। ये कह रहा है ये देखें, ए क्रॉस बी बराबर है ए का मतलब है कि जब आप पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, वो पहला एलिमेंट दोबारा आ जाएगा।
तो जब 0 को 0 से किया तो पहला एलिमेंट 0, 0 को 1 से किया तो पहला एलिमेंट 0, 0 को 2 से किया तो पहला एलिमेंट 0, 0 को 3 से किया तो पहला एलिमेंट 0। अब इसी तरह अगर आप 1 को 0 से करेंगे, अगर आप 1 को 0 से करेंगे तो पहला एलिमेंट 1, 1 को 1 से करेंगे पहला एलिमेंट 1, 1 को 2 से करेंगे पहला एलिमेंट 1, 1 को 3 से करेंगे पहला एलिमेंट 1। ये डेफिनेशन हमें बताई है इस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कि जब a को b से अंडर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पहला एलिमेंट जो है वो आना चाहिए, यानी कि a क्रॉस a स्टेरिक b जो है वो हमेशा a के बराबर होगा। 2 को 0 से करोगे तो 0 नहीं आएगा, 2 आएगा। 2 को 1 से करोगे तो पहला एलिमेंट 2 आएगा। 2 को 2 से करोगे तो पहला एलिमेंट 2 आएगा। 2 को 3 से करोगे तो पहला एलिमेंट 2 आएगा। अब मुझे यकीन है आपको बात समझ में आ गई होगी। 3 को 0 से करोगे तो 0 नहीं आएगा, बल्कि पहला एलिमेंट 3 आएगा। 3 को 1 से करोगे तो 3 आएगा। 3 को 2 से करोगे तो 3 आएगा। 3 को 3 से करोगे तो तब भी 3 आएगा। ये हमें बताया है सवाल के इस बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन में। तो हर सवाल में आप अपना जो है वो जो दिया हुआ होता है बाइनरी ऑपरेशन, हमें उसको देखना होता है। तो जनाब ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। इस पे वो ये चेक करना चाहता था कि क्या इस बच्चे को या इस बच्ची को पता है कि a क्रॉस b बराबर a होगा। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि a स्टेरिक b, a का मतलब है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे और पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो होगा वो पहला एलिमेंट ही होगा। मैंने भी स्टार्टिंग में मिस्टेक कर दी कि 1 3 से 3, 1 2 से 2 कह दिया, तो ये मेरी मिस्टेक थी। अब आप देखें ये सारे के सारे एलिमेंट जो आ रहे हैं 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में मौजूद हैं। तो ये इसका बाइनरी ऑपरेशन था अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 12? ये आपको सबसे नीचे नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर कर दिया है। लेट, मैं क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहा हूं। लेट स्टेरिक बी डिफाइंड इन Z बाय M स्टेरिक N। यहां पर स्टेरिक वही बाइनरी ऑपरेशन को शो कर रहा है। तो M स्टेरिक N यानी कि M का जब बाइनरी ऑपरेशन करेंगे N के साथ, तो वो कह रहा है वो ऑपरेशन क्या है? M प्लस N प्लस 2। और यहां जो लिखा हुआ था स्टार्टिंग में लेट स्टेरिक बी डिफाइंड इन Z। Z का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। सारे के सारे नेगेटिव, सारे के सारे पॉजिटिव और 0, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। पार्ट ए क्या है? शो दैट स्टेरिक इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है साबित करो ये एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। चलिए साबित करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा। ये आ गया जनाब क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है मैं वो यहां लिख दूं। M स्टेरिक N बराबर है M प्लस N प्लस 2। ये कहना चाह रहा है कि जब दो नंबर्स का बाइनरी ऑपरेशन करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस 2। ये इसका मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूं। सही है जनाब। चलिए सबसे पहले उसने क्या कहा है कि प्रूफ करो कि ये एसोसिएटिव है। तो यहां लिख दूं टू प्रूव it is associative to prove it is associative। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं। हम ये बात जानते हैं कि जब भी एसोसिएटिव का वर्ड आता है तो हमारे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए।
तो एक एलिमेंट मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं x, और बाकी जो दो दिए हुए उनको भी ले लेते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव ऑपरेशन किसी भी टाइप का हो हमेशा 3 एलिमेंट के साथ आता है। तो x स्टेरिक m स्टेरिक n बराबर है x स्टेरिक m स्टेरिक n। प्रूफ कैसे होता है एसोसिएटिव? कि आप x को बाइनरी ऑपरेशन करें m स्टेरिक n से, या फिर राइट साइड पे x को करें स्टेरिक m से। पहले लेफ्ट साइड की बात करें कि x का बाइनरी ऑपरेशन हम करें m स्टेरिक n से, या फिर x स्टेरिक m का बाइनरी ऑपरेशन करें n से, तो आंसर हमेशा बराबर आना चाहिए। चलिए जनाब कोशिश करते हैं बराबर लाने की। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x स्टेरिक, हम ये बात जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट जो होती है उसको हम खोलते हैं। तो m स्टेरिक n, ऊपर देखें इसका मैं नाम रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। m स्टेरिक n क्या है? m प्लस n प्लस 2। तो अब मैं यहां लगा देता हूं ब्रैकेट में m प्लस n प्लस 2 इज इक्वल्स टू x स्टेरिक m क्या होगा? यानी कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर और 2, ब्रैकेट बंद कर दें, स्टेरिक। अब एक और दफा स्टेरिक लगाएं, देखें x जो है वो m है असल में यहां पर, और दूसरी जो ब्रैकेट है वो n है। तो m स्टेरिक n क्या होता है? पहला वाला प्लस दूसरा वाला और इसके साथ प्लस 2 इज इक्वल्स टू, यहां पर आपको ये पूरी की पूरी चीज m है और ये पूरी की पूरी चीज n है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है? पहला वाला ऐसे ही आ जाएगा, इसमें दूसरा वाला ऐड होगा और प्लस 2 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें x प्लस m प्लस n, 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। राइट हैंड साइड पे देखें x प्लस m, n को पहले लिख लें, और 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये बात प्रूफ हो गई है? दिस शोज दैट m steric n is एसोसिएटिव। ये जो हम कर रहे हैं ये पार्ट ए कर रहे हैं, 12 का पार्ट ए। तो 12 के पार्ट ए में उसने कहा था कि साबित करो कि m स्टेरिक n जो है वो एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। तो एसोसिएटिव तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, अब हम प्रूफ करते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए हम ये बात जानते हैं, जब जिस तरह एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट आपको जरूरी चाहिए होते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव के लिए आपको 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो m का स्टेरिक n के साथ लो या n का स्टेरिक m के साथ लो, ये बराबर आना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है? m स्टेरिक n, यानी कि पहला वाला स्टेरिक दूसरा वाला ये किसके बराबर होगा? m प्लस n प्लस 2, और n स्टेरिक m में पहला वाला n फिर m फिर 2। तो अब ये है जनाब m प्लस n प्लस 2 इज इक्वल टू, रीअरेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप m पहले लिख लें। ये क्या शो कर रहा है? बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड? यस। तो आप लिख दीजिए
दिस shows that it is कम्यूटेटिव। तो जनाब हमारा पार्ट ए जो है वो खत्म हो गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी यहां पर नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरा पेज खोल लेते हैं। यह हो गया जनाब, ये दूसरा पेज खुल गया। थोड़ा सा इसको इनलार्ज करते हैं ताकि आपको और अच्छा नजर आए। पार्ट बी में लिखा हुआ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक एग्जिस्ट इन जेड। कह रहे साबित करो, ये जो तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन है स्टेरिक, वो कहता है साबित करो कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है किसमें, इंटीजर्स के अंदर। तो अभी देख लेते हैं। पिछले सवाल में मैंने आपको आइडेंटिटी की डेफिनेशन बताई थी, आज फिर बता रहा हूं। तो यहां मैं इसको लिख भी देता हूं क्योंकि थोड़ा सा वो ब्लर हुआ है, इतनी अच्छी पिक्चर नहीं आई हुई। यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपको रीड करने आसानी हो जाए। कोई बात नहीं, मेरा 1 मिनट और लगेगा। यहां मैं कॉपी कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट बी। मैं भी बुक खोल के बैठता हूं। असल में कह रहा है साबित करो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, वो जो ऑपरेशन दिया हुआ है आपको बाइनरी ऑपरेशन, एग्जिस्ट इन जेड। जेड माने इंटीजर्स। तो हमारे पास आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है x, तो उसका अगर आप ऑपरेशन करें e के साथ, e माने आइडेंटिटी, तो वो नंबर जो है, वो एलिमेंट जो है वो दोबारा आ जाए। अब हमें पता है कि जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है m स्टेरिक n, वो किसके बराबर दिया हुआ है, वो सवाल के स्टार्टिंग में था m प्लस n प्लस 2। तो x स्टेरिक e क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ये हो जाएगा x प्लस e प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है x से x कट गया, e इज इक्वल टू -2। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने कहा था प्रूफ करो कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, मौजूद है। तो मैंने बता भी दिया कि भाई आइडेंटिटी की वैल्यू है, मौजूद है, और इस ऑपरेशन के थ्रू जो आइडेंटिटी आई है वो आई है -2। अब हम करते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी भी मैं लिख लेता हूं क्योंकि ब्लर्ड है तो इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। आगे पढ़ते हैं। एवरी एलिमेंट of Z has an inverse under steric। कह रहे भाई साबित करो कि Z के हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है अकॉर्डिंग टू द गिवन बाइनरी डेफिनेशन। बहुत आसान है। हम ये बात जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल x, तो x का अगर मैं ऑपरेशन करूं x इनवर्स के साथ, तो वो क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। अब हम जानते हैं इस बात को कि जब दो एलिमेंट का स्टेरिक लिया हुआ हो, तो ये जो डेफिनेशन दी हुई है m स्टेरिक n की, तो x के स्टेरिक x इनवर्स के साथ, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, x प्लस x इनवर्स प्लस 2। क्या ख्याल है, इज इक्वल्स टू, अब e जो है मैं पहले ही निकाल चुका हूं, e की वैल्यू पार्ट बी में, e की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, -2। तो x प्लस
एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा जनाब, -2, और लेफ्ट साइड के +2 को उठा के वहां ले जाएं तो x प्लस एक्स इनवर्स बराबर है -4। और आगे चलते हैं, तो x इनवर्स बराबर हो गया -4 और इस प्लस x को वहां ले जाएं तो ये आ गया -x। इसका नाम रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब ये साबित हो गया है कि भाई इसका जो इन्वर्स है हर एलिमेंट, x का मतलब है कोई भी एलिमेंट ले लें तो वो किसके बराबर है, -4 -x के। अच्छा, अब आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि यार ये क्या चीज़ है, ये सर ने क्या लिया है। एग्जाम्पल से साबित करता हूं। लेट अस सपोज x में ले रहा हूं 7 फॉर एग्जाम्पल, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन x मैंने ले लिया क्या, x मैंने ले लिया 7, तो x इनवर्स क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है, -4 -x। x कितना है मेरे पास, x मेरे पास है जनाब 7 लिया मैंने, तो ये मेरे पास आ रहा है -4 -7 कितना, -11। सही है जनाब, ये आ गया मेरे पास -11। ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है। अब मैं कोई से भी 2 नंबर लेता हूं, इसको चेक करते हैं कि ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है -11, ये सही है या गलत है। मैं ये जो मैंने 7 लिया है इसका ऑपरेशन अपनी मर्जी से किसी और नंबर के साथ कर देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूं ये जो 7 है, सॉरी ये जो 7 है इसका ऑपरेशन करता हूं मैं इस -11 के साथ। तो देखें इस जगह को, देखें ये क्या लिखा हुआ है कि x का ऑपरेशन जब भी x इनवर्स के साथ करूंगा तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, e आना चाहिए। e का मतलब है -2 आना चाहिए। तो मैंने लिया x = 7 और x इनवर्स का आंसर इक्वेशन नंबर 2 की मदद से निकाला तो -11 आ रहा है, यानी कि 7 का जो इनवर्स है वो -11 है अंडर दिस ऑपरेशन। तो अब मैं 7 और -11 का बाइनरी ऑपरेशन करता हूं अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर तो माइनस में और +2, तो 7 और 2 9 में से 11 गया -2, तो हो गया जनाब प्रूफ्ड कि हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। सबसे अच्छा पार्ट था ये इस सवाल का, तो आप इसको 3-4 दफा देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको समझ में आएगा। तो ये था सवाल नंबर 12। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर दूं ताकि समरी की फॉर्म में आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकूं इतनी हो जाए। बाद सवाल बहुत बड़े होते हैं, जैसे ये सवाल काफ़ी बड़ा था तो काफ़ी छोटा करके ताकि एक ही स्क्रीन पे पूरा सवाल आ जाए। तो आप इसका अगर स्नैपशॉट भी ले लें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं सवाल नंबर 13। क्या है भाई सवाल नंबर 13, जरा देखें स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं क्योंकि ज्यादा एनलार्ज करो तो पिक्सेल्स जो होते हैं वो फट जाते हैं। ये लीजिए जनाब, क्या है, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है सवाल नंबर 13। कहता है प्रूव दैट द सेट ऑपरेशंस यूनियन एंड इंटरसेक्शन, prove that the set operations union and intersection of sets are commutative and associative binary operations in P of S.
कह रहा है एक सेट है एस, उसका जो यूनियन है और इंटरसेक्शन है, कहता है साबित करो कि ये बाइनरी ऑपरेशन है अंडर कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। अब देखिए एक चीज यहां लिखी हुई पी एस, ये पी एस क्या चीज है? ये पी एस कोई नई चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, ये जो पी एस है ये कोई नई चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, पी एस का मतलब है पावर ऑफ सेट एस, या आप कह सकते हैं पावर सेट ऑफ एस। तो ये असल में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख दूं यहां पर। द सेट ऑफ all subsets of a set S is called power set। डेफिनेशन बताना जरूरी है। एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एस या पावर ऑफ एस। तो ये होती है पावर सेट की डेफिनेशन कि किसी सेट के अगर तुम सारे सबसेट लिख लो तो वो कहलाता है पावर सेट उस सेट का। अब हम सपोज करते हैं अपनी तरफ से एक सेट, लेट एक सेट ले लेते हैं एस बराबर है ए बी और सी। अब हमें लिखने हैं इसके पावर सेट। तो यह आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि किसी सेट के पावर सेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर k। k का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। अब सेट S में मैंने कितने एलिमेंट लिखे? 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। यानी कि इस सेट S के टोटल 8 पावर सेट बनेंगे। चले बनाते हैं पावर सेट। याद रखिएगा पहला सेट जो होता है पावर सेट का वो एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट जिसको बोलते हैं। फिर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा सी, एक हो जाएगा ए बी, एक हो जाएगा ए सी, एक हो जाएगा बी सी और एक हो जाएगा पूरा सेट खुद ए बी सी। अब इसे काउंट करते हैं कि क्या ये 8 सेट है या कुछ रह गया। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 100% करेक्ट बन गए। तमाम के तमाम सबसेट 8 के 8 सबसेट बन गए। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर आपने एस में 3 एलिमेंट क्यों लिए? क्या हम 2 एलिमेंट ले सकते हैं? जवाब है यस। अब आप बोलेंगे या कोई बच्ची बोलेगी कि सर क्या हम 4 एलिमेंट ले सकते हैं? जवाब है यस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम वही करना है सारा का सारा जो आप 3 एलिमेंट को लेके कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम सवाल को एक दफा और देख लें। इसने बोला प्रूव दैट द सेट ऑपरेशन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव।
तो कम्यूटेटिव फॉर यूनियन, एसोसिएटिव फॉर यूनियन एंड कम्यूटेटिव फॉर इंटरसेक्शन एंड एसोसिएटिव फॉर इंटरसेक्शन, ये सारा काम हमने करना है। तो सवाल थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत आसान है। तो अब हम सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रूफ कर देते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप ए क्रॉस ए स्टेरिक बी करें या बी स्टेरिक ए करें, इसको लाजमी किस में होना चाहिए, पावर सेट एस के अंदर। तो अब हम एक काम करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, कोई से भी दो एलिमेंट ले लें आप। अब इसमें एक एलिमेंट आप ले लें भाई, ए ले लें, और एक एलिमेंट ले लें आप सी। तो आप जो है ए और सी का यूनियन लें, तो आपको क्या मिलेगा, ए सी। क्या ए सी पी एस में मौजूद है, यस। अब आप बी जो है वो स्टेरिक ए कर लें, तो बी अगर आप पहले करेंगे, यानी कि एक एलिमेंट अगर आपने पहले ए और सी लिया था, अब अगर आप सी और ए का यूनियन ले लें तो क्या आंसर आ जाएगा, सी कॉमा ए। और आप जानते हैं कि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए सी बोले या सी बोले बात एक ही है। तो क्या ये इसमें पीएस में मौजूद है, यस, ये पावर सेट में मौजूद है। तो आप कह सकते हैं दिस शोज दैट union is कम्यूटेटिव। अब हमने प्रूव करना है कि एसोसिएटिव यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव के साथ साथ एसोसिएटिव भी है। अब ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप उसकी बात करते हैं, एसोसिएटिव की बात करते हैं, तो आपको कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं, आपको 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। ये बात आपको याद रखना। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई, यहां लिख देता हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। अब एसोसिएटिव के लिए आपके पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि ए का स्टेरिक करें बी के साथ, सी के साथ, ए का स्टेरिक करें बी के साथ, सी के साथ। यहां पर बाद में ब्रैकेट लगेगी, यहां पर पहले ब्रैकेट लगेगी। अब हम एक काम करते हैं, हम ए जो है एक सेट ले लेते हैं, कोई भी सेट ले लें पीएस में से। जैसे मैं ले रहा हूं, एक में ले रहा हूं ए बी, यूनियन। दूसरा मैं ले रहा हूं बी सी, और तीसरा मैं ले रहा हूं ए सी। और राइट साइड पे भी फिर यही लिखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क आ जाएगा, सॉरी, ए बी है। ए बी यूनियन बी सी यूनियन ए सी। चलिए जनाब, यहां पर क्या होगा,
ब्रैकेट लगेगी आगे वाले दो में, यहां पर ब्रैकेट लगेगी पहले वाले दो में, तो ए बी तो आ जाएगा ऐसे यूनियन। अब पहले अंदर वाला ब्रैकेट कर लें सॉल्व। बी सी का और ए सी का यूनियन क्या होगा? ऑब्वियसली ए बी सी होगा, इज इक्वल्स टू ए बी का बी सी से क्या होगा? ए बी सी होगा यूनियन ए सी। अब लेफ्ट साइड पर आ जाए, ए बी का ए बी सी से यूनियन क्या होगा? ए बी सी। राइट साइड पर आ जाए, ए बी सी का ए सी से यूनियन क्या होगा? ए बी सी। क्या लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई? यस। क्या लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों पावर ऑफ एस में मौजूद है? यस। तो अब आप क्या बोलेंगे? अब आप बोलेंगे दिस शोज दैट यूनियन इज एसोसिएटिव। तो आपने यूनियन का कम्यूटेटिव और यूनियन का एसोसिएटिव प्रूव कर दिया। अब आपको इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव और इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव प्रूव करना है। तो सवाल ये भी थोड़ा सा लेंथी है, बट देखा आपने कितना आसान है। अब हम यहां लिख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ लिख दो, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में जो कॉमन हो। तो अब मैं प्रूव करता हूं, मैं वही सेट जो मैंने यूनियन में लिए थे कम्यूटेटिव के लिए, वही सेट में इंटरसेक्शन में भी ले लेता हूं। जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ले लें तो एक ही बात है। तो देखिए, मैंने ए और सी लिया था, तो ए और सी से अगर मैं लूँगा तो वो नल सेट आ जाएगा। नल सेट माने नल सेट भी उसमें मौजूद है पी ऑफ एस में, बट अगर मैं दो एलिमेंट ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ ए बी इंटरसेक्शन, एक मैं ले लेता हूँ एक मैंने ले लिया ए बी, और दूसरा मैं ले लेता हूँ इंटरसेक्शन के लिए ए बी सी, और ये मैंने पी एस में से ही उठाया। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? पहले ए बी को ए बी सी से करें, या ए बी सी को इंटरसेक्शन करें किससे? ए बी से। तो क्या देखते हैं, क्या हमारा जवाब बराबर आता है? तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है? ए बी। यस, जवाब सही आ गया। और राइट हैंड साइड के ऊपर कॉमन क्या है? दोनों में ए बी। और क्या ये दोनों पी एस में मौजूद है? दोनों बराबर हैं तो मौजूद है। दिस शोज दैट intersection is commutative। अब आखिरी काम रह गया। अब हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। तो यहां लिख लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। अब आप जानते हैं कि जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है तो आपको कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ती है? 3 एलिमेंट्स की। तो ले लेते हैं 3 एलिमेंट्स।
एक हम ले लेते हैं ए बी सी, पी एस में से ही ले रहा हूं मैं। इंटरसेक्शन एक मैं ले लेता हूं बी सी, इंटरसेक्शन एक मैं ले लेता हूं ए सी, और यही काम मुझे राइट हैंड साइड पे करना होगा। ए बी सी इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन ए सी। और क्या तरीका बताया, पहले वाले में अगले दो में ब्रैकेट लगती है और दूसरे वाले में पहले दो में ब्रैकेट लगती है। तो ये वाला जो ए बी सी है ये तो आ जाएगा ऐसे ही, ये इंटरसेक्शन का साइन भी ऐसे आ गया। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो इन दोनों में हमें क्या नजर आ रहा है, बी सी और ए सी में सिर्फ और सिर्फ सी कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि कॉमन इंटरसेक्शन माने कॉमन। राइट हैंड साइड पे बात करें, पहले दो में ए बी सी में और बी सी में क्या कॉमन नजर आ रहा है, बी और सी दोनों कॉमन नजर आ रहा है। इंटरसेक्शन ए सी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों में आपको क्या नजर आ रहा है कॉमन, ए बी सी में और सी में सिर्फ सी, और राइट हैंड साइड में बी सी और ए सी में क्या कॉमन नजर आ रहा है, सिर्फ सी। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यस। क्या ये आंसर पी एस में बिलोंग करता है, यस। तो आप लिखेंगे दिस शोज दैट intersection is associative, proved। तो ये सवाल था, बड़ा सवाल था, लेकिन ये कहना कि ये मुश्किल सवाल था तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो ये थी जनाब हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 5.1 100% कंप्लीट कर लिए। इस एक्सरसाइज में कुल 13 क्वेश्चंस थे और मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, कोई पार्ट नहीं छोड़ा। ये तो मेरी आदत है, आपको पता है कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ता, इसीलिए मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंजिंग कहता हूँ, प्राउडली कहता हूँ कि आपको कोई चैनल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इस तरह ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवाया गया हो। आई चैलेंज, आई गारंटीड। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5.2। लेकिन याद रखिएगा, एक्सरसाइज 5.2 सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को या उस बच्ची को समझ में आएगी जिसको एक्सरसाइज 5.1 समझ में आ चुकी है। इट मीन्स 5.1 एंड 5.2 आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर। तो इसलिए अगर आप चाहते हो 5.2 को अच्छी तरह से समझना तो 5.1 की खूब प्रैक्टिस करो। सारे सवाल करवा चुका हूँ, वीडियो को एक दफ़ा नहीं बार बार देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें 5.1 100% कंप्लीट हो गई है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त देने से पहले हमेशा की तरह आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनसे कहें कि वो और आगे शेयर करें। इल्म को जितना आगे पहुंचाते जाते हैं इल्म इतना ही बढ़ता जाता है, इल्म कभी कम नहीं होता। ये जो मैंने तुम लोगों को 13 सवाल करवाए हैं, तो क्या तुम लोगों को 13 सवाल करवाने के बाद मैथ में मैं मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ या वीक हुआ? मैं मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो अगली लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत जल्द 5.2 के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों बच्चियों को अल्लाह हाफिज़।